Hello everybody, welcome to Mind IAS. We are presenting before you the current affairs of 19 December 2023. Now these are very important for UPSC as well as the changing pattern of BPC exam. So let's take a look at the important current affairs of the day and also important concepts and topics associated with it. So let's take a look at the first current affairs of the day. It talks about India achieving टू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो यह हमें देखना है कि भारत ने कौन कौन से नेशनली डिटरमाइंड टारगेट को अचीव किया है। पहला, एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है जीडीपी का 30 to 35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। इसका मतलब 2005 में अगर इंडिया 100 यूनिट एमिशन करती थी ग्रीन हाउस गैस का, तो वही 2030 में इसका 33 से 35% रिडक्शन करेगी। मतलब अप्रॉक्स अब 75 यूनिट ग्रीन हाउस गैस एमिट करेगी। तो प्लीज नोट, फर्स्ट टारगेट इज टू रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 33 से 35% बाय 2030। सेकेंड टारगेट ने इंडिया क्या अचीव किया है कि इट हैड फुलफिल्ड the target of producing 40% of cumulative electric power through non-fossil fuel based energy। मतलब भारत का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसका 40% नॉन फॉसिल फ्यूल से आना चाहिए या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से आना चाहिए। तो इंडिया हैज फुलफिल्ड दिस टू टारगेट वेल अहेड ऑफ इट्स टाइम। क्लियर? एनडीसी पहली बार इंडिया ने अपनी जो टारगेट है 2015 में सबमिट की थी। तो वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट एनडीसी, तो एनडीसी के बारे में जान लेते हैं। एनडीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन और इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये नॉन बाइंडिंग होता है। प्लीज नोट, नॉन बाइंडिंग इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नॉन बाइंडिंग का मतलब है कंट्रीज को जरूरी नहीं कि इनको फॉलो करना है। क्लियर? पर्पस क्या है एनडीसी का? क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। मतलब क्लाइमेट चेंज का जो इंप्लीकेशन है, उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या करना? रिड्यूस करना। क्लियर? ये एनडीसी किसके अंदर में आता है? इट वॉज सेट आउट अंडर पेरिस एग्रीमेंट। याद रखेंगे, पेरिस एग्रीमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंटल ट्रीटी फॉर क्लाइमेट चेंज। कब लाया गया था? 2015 में लाया गया था। क्या है पेरिस एग्रीमेंट में? पेरिस एग्रीमेंट में कहा गया है कि जो अर्थ है, कंट्रीज को इंश्योर करना है कि हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर शुड रिमेन बिलो 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टाइम। क्लियर? या फिर और बेटर रहेगा अगर हम जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज तक ही क्या करे? लिमिट कर दे। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट साइंड इन द ईयर 2015। क्लियर? आगे देख लेते हैं। भारत ने अब तक बाय 2023 नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन कितना किया है? 43.81%। तो क्लियर है कि ये जो 40% टारगेट जो हमने रखा था उसको हमने ब्रीच कर लिया है। और नंबर के रूप में देख लेंगे 186.46 मेगावाट। हमने नया एनडीसी टारगेट अपनाया है। क्या है? अब एमिशन इंटेंसिटी जो परसेंटेज है जीडीपी का वो 45% रहेगा। पहले कितना था? 33 से 35%। सेकेंडली, हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो पावर जनरेशन रहेगा वह 50% रहेगा। क्लियर? अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर देख लेते हैं, पंचामृत। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। पंचामृत याद रखेंगे। कॉप 26 कहां हुआ था? ग्लासगो, यूके में। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था? भारत का पंचामृत प्रोमिसेस या प्लेज अनाउंस किया था। क्या क्या उसमें है? सबसे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, भारत नेट जीरो कार्बन या कह सकते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी कब अचीव कर लेगा? 2070 में। क्लियर रहेगा? और क्या है इसमें कि हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो पावर जनरेशन रहेगा 500 गीगावाट रहेगा बाय 2030।
इस तरह से हम अपने पूरे एनर्जी नीड का 50% रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे बाय 2030। कार्बन एमिशन को हम लोग रिड्यूस कर देंगे बाय 1 बिलियन टन 2030। इस तरह के टर्म को कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और क्या, कार्बन इंटेंसिटी को कम कर देंगे इकोनॉमी का 45%। याद रखेंगे इंडिया का पंचामृत प्रोमिसेस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट द लॉन्चिंग ऑफ नासाज न्यू सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है, टेम्पो। क्या पर्पस है टेम्पो सैटेलाइट का? इट मेजर्स द एयर पोल्यूशन। क्लियर? तो जान लेते हैं थोड़ा टेम्पो सैटेलाइट के बारे में। इसका फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। याद रखेंगे, हमें पता है कि जो एटमॉस्फेयर है उनके बहुत सारे लेयर्स हैं। पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा है मेसोस्फेयर, चौथा है थर्मोस्फेयर और लास्ट है सबसे आउटर मोस्ट एक्सोस्फेयर। क्लियर? तो ये कहां का एमिशंस पोल्यूटेंट्स को मेजर करेगा? ट्रोपोस्फेयर का। इसका फुल फॉर्म है ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। किस किस एयर पोल्यूटेंट को मेजर करेगा? ओजोन को करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड को करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड को करेगा और फॉर्मल्डिहाइड को करेगा। क्लियर? याद रखेंगे, ओजोन को पोल्यूटेंट मतलब कि पोल्यूशन क्रिएटिंग गैस इसलिए कहा गया है कि क्योंकि ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात कर रहे हैं। When ozone is present in troposphere, it is known as bad ozone and it is a pollutant. Clear? इसमें एक इंस्ट्रूमेंट रखा गया है जिसका नाम है अर्थ वेंचर इंस्ट्रूमेंट। ये पूरे पोल्यूशन लेवल को फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू मैक्सिको टू कनाडा एंड टिल पैसिफिक आइलैंड मेजर करेगा। ये कौन से ऑर्बिट में रहेगा? याद रखेंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ना कि एलईओ ऑर्बिट में। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अगेन फ्रॉम एनवायरमेंट सेक्शन। ये क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट द वाइल्ड बैफेलो। वाइल्ड बैफेलो छत्तीसगढ़ का एक स्पीसी है जो इंजर्ड हो गया था विथ कॉन्फ्लिक्ट विथ अ हाइब्रिड वाइल्ड बैफेलो। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो वाइल्ड बफलो है ये प्योर ब्रेड था। इसका मतलब होता है इसमें जेनेटिक म्यूटेशन नहीं किया गया है, इसका हाइब्रिड इंटरब्रीडिंग नहीं किया गया है। क्लियर? ये वाइल्ड बफेलो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ये उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व। याद रखेंगे, ये उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मिलकर बना है। एक है उदांती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनका नाम ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि इनके थ्रू इनके नाम से ही रिवर फ्लो करते हैं। उदांती से उदांती रिवर फ्लो करती है, सीता नदी से सीता नदी रिवर फ्लो करती है। इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था इन द ईयर 2008-9। कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो इस एरिया में है, इन सेंचुरीज में है, दियोधारा एंड गोडेन वाटरफॉल। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ रीजन में जो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट जो ट्री पाया जाता है इन फॉरेस्ट में वो है सैल फॉरेस्ट। एशियाटिक वाइल्ड बफेलो ये स्टेट एनिमल है छत्तीसगढ़ का। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये ग्रासलैंड्स, मार्शेस और स्वॉम्स में पाया जाता है। इनका कुछ कॉन्सेंट्रेशन काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बुरा छपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी दिखा जाता है। याद रखेंगे, ये सारे के सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क असम स्टेट में लाई करते हैं। आपको पता ही है काजीरंगा नेशनल पार्क 1 हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। इनका कंजर्वेशन स्टेटस इंडेंजर्ड है। याद रखेंगे, IUCN निकालती है कंजर्वेशन स्टेटस, उसके अंडर में इंडेंजर्ड। Clear? This was all about the Asiatic wild buffalo. Next topic talks about the submitting of reports by Public Account Committee on agriculture crop insurance schemes like Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana as well as restructure weather based crop insurance scheme. ये ज़्यादा important है पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और इसका कॉन्टेक्स्ट है
पब्लिक अकाउंट कमेटी। जान लेते हैं क्या इसकी फाइंडिंग्स रही है। इसके मुताबिक गवर्नमेंट ने डिलेड रिलीज ऑफ फंड किया है, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स में भी डिले हुआ है और इसका कवरेज भी कम रहा है। इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि नेसेसरी मैकेनिज्म डिवाइस करने की जरूरत है जिससे टाइमली रिलीज ऑफ फंड हो, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की जरूरत है ताकि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो, और किसान कार्ड या सॉइल हेल्थ कार्ड के डेटाबेस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में जान लेते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है? इट इज वन ऑफ द 3 फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमिटीज। याद रखेंगे कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी होता है और दूसरा एडहॉक कमेटी होता है। एडहॉक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी होता है, इसका टेन्योर 1 ईयर होता है और देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। क्लियर? तो उस 6 टाइप ऑफ स्टैंडिंग कमेटी में एक होता है फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी, और फाइनेंशियल में 3 प्रकार के पार्लियामेंट्री कमेटी होते हैं, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अकाउंट कमेटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, ईयर 1921 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑल्सो नोन एज मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशन में रूल 308 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा के अंतर्गत इसको कन्वीन किया जाता है। क्लियर? अपॉइंटमेंट कौन करता है? इसका अपॉइंटमेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा करता है। इसके जो रिपोर्ट हैं एडवाइजरी इन नेचर हैं, मतलब ये गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है। नंबर ऑफ मेंबर्स 22 हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। टेनियर जैसे हमने पढ़ा कि जो स्टैंडिंग कमेटी है उनका टेनियर 1 ईयर का होता है, और इसका पर्पस है जो मनी ग्रांट किया जा रहा है गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के द्वारा, क्या वो मनी सही से स्पेंड हुआ है या नहीं, ये इसका ब्यौरा लेती है। याद रखेंगे उसी तरह से एस्टिमेट कमेटी, इसका क्या फंक्शन है? एस्टिमेट कमेटी एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट पर फोकस करती है, और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग किस पर फोकस करती है कि पीएसयू को ये रेगुलेट करती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो कंपनीज हैं भारत सरकार के अंडर में। क्लियर? याद रखेंगे सरकार का कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं रहता है। क्यों? ताकि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जाए। क्लियर? याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, पब्लिक अकाउंट कमेटी। उसी तरह अगला करंट अफेयर्स देख लेते हैं। इट इज टॉक्स अबाउट इंडियाज फर्स्ट विंटर आर्कटिक एक्सपेडिशन। तो इंडिया फर्स्ट विंटर आर्कटिक एक्सपेडिशन कहां होने वाला है ये याद रखेंगे। अर्थ का 2 पार्ट है, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। आर्कटिक नॉर्थ पोल की तरफ लाई करता है और अंटार्कटिका साउथ पोल की तरफ लाई करता है। तो ये आर्कटिक रीजन में है। कौन इंस्टीट्यूट इसको कैरी फॉरवर्ड कर रही है? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके फंडिंग मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, MOES इस एक्सपेडिशन को फंड कर रही है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च इन गोवा, ये इसको इंप्लीमेंट कर रही है। याद रखेंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में आती है। इस एक्सपेडिशन का पर्पस क्या है? इस आर्कटिक विंटर एक्सपेडिशन का पर्पस है टू एसेस द रेडियो फ्रीक्वेंसी एनवायरनमेंट इन नॉर्वेज आर्कटिक स्वालबार्ड रीजन। याद रखेंगे स्वालबार्ड रीजन है जहां पे मोस्ट ऑफ द आर्कटिक एक्सपेडिशन कैरी किया जाता है। यहां पे भारत एक ईयर लॉन्ग अपना प्रेजेंस भी रखती है इन द फॉर्म ऑफ हिमाद्री स्टेशन। RRI के साइंटिस्ट यहां पे एक सारस इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे जो कॉस्मोलॉजिकल सिग्नल को क्या करेगी? डिटेक्ट करेगी। हिमाद्री हमने कहा भारत का परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है। कहां? स्वालबार्ड, नॉर्वे में। ये याद रखेंगे स्वालबार्ड जो रीजन है ये नॉर्वे में है।
यहाँ पे दुनिया का सीड बैंक भी है। याद रखेंगे, अगर वर्ल्ड में एपोकैलिप्स या कैटास्ट्रॉफी होता है तो फिर से कल्टीवेशन एग्रीकल्चर करने के लिए सीड बैंक को आप कह सकते हैं परमाफ्रॉस्ट के अंदर में सेव करके रखा गया है ह्यूमैनिटी के लिए। क्लियर रहेगा? तो हिमाद्री पहला परमानेंट आर्कटिक में है, याद रखेंगे, नॉट इन अंटार्कटिका, आर्कटिक। 1200 किलोमीटर दूरी पर है नॉर्थ पोल से, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है और यहां पे लेबोरेटरी है इक्विप विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। उसी तरह याद रखेंगे, भारत ने एक आर्टिक ओशन के अंडर में एक ऑब्जर्वेटरी बनाई है जिसका नाम है इंड आर्क। ये वेसल क्या करती है? ये वेसल आर्टिक के क्लाइमेट, जो क्लाइमेट चेंज से सफर कर रहा है, एज वेल एज मॉनसून के इफेक्ट को भी स्टडी कर रही है। अगला पढ़ लेते हैं, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च इन गोवा के बारे में। NCPOR के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था कि ये गोवा में है। गोवा में कहाँ? वास्को द गामा जगह पर बेस्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर में आता है। 1998 में इसको बनाया गया है। ये भारत का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों जगह का साइंटिफिक रिसर्च को क्या करता है? प्लान करता है, प्रोमोट करता है, कोऑर्डिनेट करता है। क्लियर रहेंगे? याद रखेंगे, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, याद ये भी रखेंगे आप कि जैसे भारत का आर्टिक सर्कल में जो परमानेंट स्टेशन है उसको आप हिमाद्री कहते हैं, उसी तरह जो साउथ पोल में या अंटार्कटिका में जो इंडिया का बेस है, उस एक है मैत्री और दूसरा है भारती। याद रखेंगे, मैत्री एज वेल एज भारती। याद रखेंगे, NCOPR का फंक्शन ये भी है टू मेंटेन रिसर्च व्हीकल ORV सागर कन्या। ORV क्या होता है? ओशन रिसर्च व्हीकल, जो ओशन में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को सर्च करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपनाएगा। याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ORV सागर कन्या। और इनका क्या रोल है? रोल ऑफ NCPOR is to conduct geoscientific survey of exclusive economic zone। आप ये सब टर्म से फैमिलियरिटी डेवलप करेंगे। EEZ याद रखेंगे, क्या होता है? एक कंट्री का अपना जोन है ओशन पर। इसमें क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे एक्सप्लोरेशन ऑफ फाइंडिंग गैस हाइड्रेट। गैस हाइड्रेट क्या होता है? ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स जिसमें मीथेन होता है। तो याद रखेंगे, ये एज अ फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक टॉक्स अबाउट सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि देखा गया है यहाँ पे इस साल माइग्रेटरी बर्ड्स की जो संख्या है वो रिड्यूस हो गई है। तो जान लेते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में। ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में लाई करता है। याद रखेंगे, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और दूसरा है कलेसर नेशनल पार्क। 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ हरियाणा। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसको नेशनल पार्क बना दिया गया था। दीज आर होम फॉर एक्वेटिक बर्ड्स इंक्लूडिंग माइग्रेटरी एज वेल एज यहाँ के रहने वाले रेसिडेंट बर्ड्स। ये एक रामसर साइट भी है, जिसका मतलब है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंट फौना देख लेंगे। बर्ड्स हमें पहले ही पढ़ रखा है कि इसमें दीज आर होम फॉर मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स। हमने अभी रामसर साइट का जिक्र किया है, तो जान लेते हैं व्हाट आर रामसर साइट्स। रामसर साइट इज अ वेटलैंड साइट्स जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, डेजिग्नेटेड अंडर रामसर कॉन्वेंशन। रामसर कॉन्वेंशन याद रखेंगे, ये इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो 1971 में साइन की गई थी, जगह एट रामसर ईरान। तो याद रखेंगे, ईरान के जगह रामसर के नाम पर ही इस साइट का नाम पड़ा है। इंडिया इसकी सिग्नेटरी है, 1982 में साइन किया है। भारत में
अब अभी तक 75 रामसर साइट्स हैं, याद रखेंगे। ये वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। क्लियर। 2022 में भारत में 28 रामसर साइट्स ऐड किए हैं, और स्टेट्स के मामले में देख लिया जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 14 रामसर साइट्स हैं, वही उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं। क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Moving on to the next topic. Next topic talks about the introduction of the Telecommunication Bill 2023. ये हमें याद रखना है कि भारत का जो टेलीकम्युनिकेशन है या टेलीकॉम सेक्टर है, उसके 3 पिलर्स हैं या 3 लॉज हैं, या रेगुलेटेड बाय 3 लॉज। क्या क्या? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 एंड टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 क्या से डील करता है? लाइसेंसिंग और टेलीग्राफ से डील करता है। इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट किससे डील करता है? इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट्स जिससे वायरलेस टेलीग्राफी होता है। और थर्ड, टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजीशन 1950 डील्स विद द पोजीशन ऑफ टेलीग्राफ वायर। इस एक्ट को क्या कर दिया गया है? रिपील कर दिया गया है। तो आप देख लेते हैं द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023। द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 क्या कर रही है? इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 को क्या कर रही है? रिपील कर दे रही है। ठीक है। इस बिल का ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है? डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड नेटवर्क्स। क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जान लेते हैं। इसमें क्या कर रही है कि कोई भी टेलीकॉम सर्विसेज इंडिया में अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा भारत सरकार का। क्लियर रहेगा। आपको कुछ चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि पब्लिक इमरजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी, जिसके वजह से गवर्नमेंट सस्पेंड या कंट्रोल कर सकती है टेलीकॉम ऑपरेशंस को। जो टेलीकॉम का जो स्पेक्ट्रम है, सभी लोगों, प्राइवेट प्लेयर्स को ऑक्शन के थ्रू बांटा जाएगा। क्लियर। तो ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में होगा। ओटीटी और व्हाट्सएप को इससे अलग रख दिया गया है। दे आर नॉट पार्ट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, डिजिटल भारत निधि याद रखेंगे। इसका पहले का जो नाम था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ये क्यों बनाया गया था? ताकि टू प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विसेज इन अनडिजर्व्ड एरियाज, जहां पे अंडर डेवलप्ड एरिया है वहां पर टेलीकॉम नेटवर्क को फैलाने के लिए क्या लॉन्च किया गया था? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इसको चेंज कर दिया गया है। इसके जगह पे अब कौन सा नाम रख दिया गया है? इसके जगह पे अब नाम को चेंज करके रखा गया है डिजिटल भारत निधि। इनके जगह पे अब क्या नाम रख दिया गया है? डिजिटल भारत निधि। क्लियर रहेगा। पर्पस सेम, टू प्रोवाइड टेलीकॉम सर्विसेज इन अनडिजर्व्ड एरियाज। क्लियर। आपको पता है जो टेलीकॉम सर्विसेज इन इंडिया है उसको रेगुलेट कौन करती है? टेलीकॉम सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय ट्राई। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये कौन से स्टैट्यूटरी लॉ के अंडर में आती है? अंडर विच स्टैट्यूटरी लॉ? ट्राई रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। इसके अंदर में एक TDSAT का भी गठन किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो कि टेलीकॉम सेक्टर में डिस्प्यूट और अपील्स को क्या करेंगी? सुलझाएगी। क्लियर रहेगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट करंट अफेयर्स ऑफ द डे, इट टॉक्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटिंग the world's largest meditation center स्वर वेद महामंदिर in वाराणसी। तो क्या है स्वर वेद महामंदिर? याद रखेंगे, दुनिया का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है जहां पे 20,000 लोग एक साथ बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं। कहां बनाया गया है? वाराणसी में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से स्वर वेद क्या है? एक स्पिरिचुअल लिटरेचर है। किसके द्वारा लिखा गया था? सदगुरु श्री सदाफल देवजी महाराज। तो याद रखेंगे ये जो स्वरवेद है इसका गठन 1924 में किया गया था। एंड ये किस तरह के योगा के क्रिएटर हैं?
विहंगम योगा फाउंडेड इन द ईयर 1924। ये फॉर्म ऑफ योगा है। हमें पता है हिस्ट्री में योगा स्कूल ऑफ फिलॉसफी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? सेज पतंजलि। उसी तरह से एक पतंजलि की किताब है ग्रामेरियन का, जिसका नाम क्या है? महाभाष्य। क्लियर? तो दिस वॉज अ लिस्ट ऑफ डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स of 19 December 2023. Please stay tuned for more such current affairs on Mind IAS. Thank you.